चलिए जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम लोग दो टॉपिक्स कवर करेंगे अपने, सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक सॉल्युबिलिटी से। बेसिकली सॉल्युबिलिटी के अंदर देखिए एक बेसिक सा फिनोमिना होता है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। हम हमारे हमारे मेन फोकस में कौन से दो टॉपिक्स आएंगे, मैं पहले आपको वो करवाऊंगा, फिर हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन उससे कैसे सॉल्व होंगे, फिर मैं आपको ये करवाऊंगा, ठीक है। और आप समझिए कि मैं कुछ चीजें आपको समझाऊंगा, उसको हमें समझना है, बट अल्टीमेटली हमको कुछ बातें इस टॉपिक के लिए याद ही रखनी पड़ेंगी। मतलब समझने के बाद भी हमको एक याद रखने का प्रोसेस करना पड़ेगा। सो दैट पार्ट मेक्स दिस टॉपिक लिटिल बिट डिफिकल्ट, ठीक है। और हम टॉपिक स्पेसिफिक काम करेंगे कि हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन हो जाए। सॉल्युबिलिटी का टॉपिक उतना ही पढ़ेंगे, राइट। तो सॉल्युबिलिटी में एक जनरल फिनोमिना है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का। समझ रहे हैं? लाइक डिसॉल्व्स लाइक का इसका मतलब ये होता है कि पोलर अगर कोई चीज है, पोलर अगर सॉल्वेंट है आपके पास, तो उसमें डिसॉल्व करोगे अगर आप लोग पोलर सॉल्यूट, तो ही डिसॉल्व होगा। समझ रहे हो? पोलर सॉल्यूट में पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व होगा, राइट। या फिर पोलर सॉल्वेंट के अंदर अगर आप पोलर सॉल्यूट डालेंगे तो ही वो डिसॉल्व हो पाएगा। अगर आप नॉन पोलर कोई चीज डाल देंगे तो वो डिसॉल्व उसके अंदर नहीं हो पाएगी। यानी कि नॉन पोलर कंपाउंड्स जो होते हैं उनको नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए। क्या आप ये बात को समझ पा रहे हैं? देखिए, पोलर नॉन पोलर इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से हमने समझा था कि जिसमें जैसे पोलर नॉन पोलर के लिए फजान रूल भी किया था हमने, कोवेलेंट और आयनिक स्पीशीज को जो डिस्क्राइब करते हैं, राइट। तो मैं आपको बता दूं, पोलर मतलब जहां चार्जेस आते हैं। आप ऐसे सोच सकते हैं पोलर की, अगर पोलर शब्द की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं आयोनिक कहना चाह रहा हूँ। वहां से जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे जिसमें चार्जेस ज्यादा होंगे, जिसमें प्लस माइनस ज्यादा होंगे, उनको हम पोलर की कैटेगरी में डालेंगे। नॉन पोलर को हम, कोवेलेंट चीजों को हम लोग नॉन पोलर की कैटेगरी में डालेंगे, राइट। ठीक है। एक रूल हम लोग कर चुके हैं पुरानी क्लास में, फजान रूल। क्या आपको ये फजान रूल थोड़ा बहुत याद है? थोड़ा बहुत काम आ सकता है हमारे ये फजान रूल, राइट। तो यार देखो, आज की क्लास तभी हो पाएगी पॉसिबल जब आपको थोड़े बहुत टॉपिक पुराने आते होंगे। यू नो अबाउट आयनिक थिंग्स, यू नो अबाउट कोवेलेंट, यू नो अबाउट फजान रूल। आपको ये सारी थोड़ा बहुत एक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए, तब जाके आप इस सॉल्युबिलिटी के टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आर्यन कुछ कह रहे बेटा? नो सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, सॉल्युबिलिटी के बेसिक फिनोमिना के बाद, लाइक डिसॉल्व्स लाइक के बाद, मैं आपको बता दूं जो भी हमको कंपाउंड्स करने हैं वो रिलेटिवली, वो क्या है, रिलेटिवली आयनिक कंपाउंड्स की स्टडी करनी है हम लोगों को। तो हम अकॉर्डिंग टू आयनिक कंपाउंड्स के हिसाब से सॉल्युबिलिटी चेक करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक बारी, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है। देखिए यहाँ पे ना दो मेजर टॉपिक होते हैं इसके अंदर। एक होता है हमारा टॉपिक लैटिस एनर्जी का, एक होता है हमारा टॉपिक हाइड्रेशन एनर्जी का। तो हमको ये देखना होता है व्हेन लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी आर डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक है। और हम जो सॉल्युबिलिटी चेक करेंगे वो अक्सर पानी में करेंगे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जो चेक करेंगे वो हम लोग इन वाटर चेक करेंगे। अब वाटर कैसा एक सॉल्वेंट है? वाटर H2O है, H प्लस और OH माइनस आयंस रहते हैं, तो इसको हम पोलर की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो ये पोलर है क्योंकि इसमें बहुत सारा प्लस, बहुत सारा माइनस चार्जेस बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। और लाइकवाइज आयनिक कंपाउंड की बात करें तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ये तो आपको लाइक डिसॉल्व लाइक समझाता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें प्लस और माइनस चार्ज रहते हैं। जैसे NaCl हो गया आपका, समझ रहे हो? तो Na पे प्लस और Cl पे माइनस है, ये आयनिक कंपाउंड है। इसको पानी में डालोगे तो डिसॉल्व हो जाता है। नमक को पानी में डालते हैं तो डिसॉल्व हो जाता है। व्हाई? बिकॉज पानी एक पोलर सॉल्वेंट है और जो डाल रहे हो आप वो भी एक आयनिक कंपाउंड है, यानी कि उसमें बहुत सारा चार्ज है, यानी कि वो भी पोलर है। तो पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व हो सकता है, ऐसा हमने पढ़ा है अभी तक। क्या आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आ रही है? देन विल मूव ऑन टू दीज टॉपिक्स। बताइए बेटा जी, क्या आपको छोटा यस छोटा सर। कॉन्सेप्ट रिलेट हो रहा है थोड़ा बहुत?
काफी टाइम हो गया हमें पढ़े, बट फिर भी थोड़ा सा रिलेशन हमारा बनना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, दोबारा से समझा देता हूँ। वैसे मैंने आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी थोड़ा बहुत शायद बता रखा है पहले से ठीक है, बट फिर भी मैं एक बार दोबारा आपको एक बार समझाता हूँ। देखो, हाइड्रेशन का मतलब होता है, हाइड्रेशन पानी की अगर मैं बात करूं तो जितनी ज्यादा नई इंटरेक्शन फॉर्म होगी पानी के साथ में, उतना ज्यादा वो पानी में डिसॉल्व होगा, राइट। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि मैं हाइड्रेशन एनर्जी की बात करता हूँ एक साइड पे। इस टॉपिक को समझना बेटा, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं यहाँ पे, और दूसरी साइड पे बात करते हैं हम लोग बेटा लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी की बात करते हैं और लैटिस एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है। दो एनर्जीज की बात करनी है। अब सबसे पहले मैं आपको कहता हूँ हाइड्रेशन एनर्जी को डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करेंगे और लैटिस एनर्जी को यू से। कुछ लोग भूल चुके होंगे कि ये क्या चीजें होती हैं, तो थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी को बेटा डेल्टा एच कहते हैं, और ये डिपेंड करेगी आपकी साइज पे, साइज ऑफ द आयन पे। और जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। डेल्टा एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रेशन एनर्जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कटायन को देखना है आपने। स्मॉलर द कटायन, जितना ज्यादा कटायन स्मॉल होगा, स्मॉलर द कटायन मोर इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन शॉर्ट में बता दिया बेटा, मोर इज द हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब देखो, मैं आपको ये कहता हूँ कि मान लीजिए मेरे पास Li था, लिथियम आयोडाइड, और एक सीशियम आयोडाइड था, CSI, राइट। लिथियम आयोडाइड में Li प्लस है और यहाँ पे I माइनस है, और सीशियम आयोडाइड में CS प्लस प्लस I माइनस है, राइट। आप मुझे बताओ यहाँ पे कटायन छोटा कौन सा है? ये S ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, लीना की रब से फरियाद बताओ भाई। Li छोटा है। यस सर। Li छोटा है, कौन छोटा है पहले ये बताओ, कटायन कौन छोटा है? आपने कटायन को देखा, लिथियम। लिथियम प्लस छोटा है, लिथियम। तो लिथियम प्लस की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। लिथियम प्लस की कौन सी पावर ज्यादा है? पोलराइजिंग, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा है। तो आप ना मतलब थोड़ा सा ऐसे सोचना, छोड़ो, आप सिंपल इतना याद रखो कि जितना ज्यादा छोटा कटायन होगा उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, उतना ज्यादा पानी के साथ उसकी इंटरेक्शन ज्यादा बेहतर होगी, ठीक है। उतना ज्यादा पानी के साथ उसकी इंटरेक्शन बेहतर होगी और उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। ये हम पानी के अंदर चेक कर रहे हैं। चेक किसके अंदर कर रहे हैं? वाटर के अंदर। वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। और ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं हम लोग वाया हाइड्रेशन एनर्जी। तो मैंने आपको कहा कि मेरे पास कंपाउंड्स हैं LiClO4, मेरे पास कंपाउंड है NaClO4, मेरे पास कंपाउंड है KClO4, मेरे पास कंपाउंड है RbClO4, CsClO4। ये मैंने क्या किया है? ये मैंने ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का एक कंपाउंड ले लिए, सबके सेम ही ले लिए, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। तो मैंने इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करी और मुझे पता लगा Li पे +1 है, +1 है, +1 है, +1, इन पे +1 ही रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो ना, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स पे अगर आपने ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक पढ़ा है तो +1 ही रहेगा। आप मुझे बताइए यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कैसे चेक कर रहा हूं मैं? कौन सी एनर्जी लगा के सॉल्युबिलिटी चेक कर रहा हूँ? हेड टॉपिक का नाम बताइए। हाइड्रेशन एनर्जी। और मैंने इसमें आपको क्या पढ़ाया अब तक कि हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा क्या होगी? सॉल्युबिलिटी। Solubility. उसके बाद मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जितना ज्यादा स्मॉल कटायन का चार्ज होगा उतनी ज्यादा क्या होगी उसकी? हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी। और हाइड्रेशन एंथैल्पी के साथ साथ सॉल्युबिलिटी। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? तो आप यस मुझे सर। बताइए, यहाँ पे अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? जस्ट सीधा कटायन, जस्ट सीधा कटायन का चार्ज, जस्ट सीधा कटायन का साइज, बताइए। डिक्रीज हो रही है सर। या क्या सभी बता पा रहे हैं कि लिथियम का साइज सबसे छोटा है कटायन में? यस सर। लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और लिथियम की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब अगर मैं डाउन द ग्रुप जा रहा हूं तो मैं सॉल्युबिलिटी क्या करता जा रहा हूं? डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप।
क्या आप ये बात समझ पाए एक फैक्टर को, किस तरीके से हम हाइड्रेशन इंथैल्पी लगाएंगे, हाइड्रेशन एनर्जी लाएंगे, जस्ट कटायन के साइज को देखते हुए हम अपना हाइड्रेशन एनर्जी का टॉपिक लगाएंगे। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आई? मैं स्टेप वाइज आपको सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। किसी ने Yes, अगर sir. कोई फर्दर नॉलेज एक्वायर कर रखी है तो आप एक बार उसको रोकें और एक बार 1 घंटा मेरी बात सुने, उसके बाद जाके जो है वो आप उसको डॉट्स को कनेक्ट कर पाएंगे। मैं स्टेप वाइज बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ अभी पूरा टॉपिक बिल्कुल नहीं बताया आपको, मैंने सिर्फ और सिर्फ इतना समझाया कि हम हाइड्रेशन एनर्जी को लगा के सोल्यूबिलिटी चेक कैसे करेंगे। जस्ट एक ही क्वेश्चन का आंसर अभी मैंने क्लियर किया है, दूसरा आंसर मैं आपका क्लियर करने वाला हूँ कि मैं लैटिस एनर्जी को किस तरीके से लगाते हुए अपना सोल्यूबिलिटी का आंसर क्रैक करूंगा। ठीक है, तो लेट अब सब कुछ भूल जाओ, दोबारा से स्टार्ट कर रहे हो, ये सोचो लैटिस एनर्जी आपका फर्स्ट टॉपिक है जो स्टार्ट कर रहे हो, हाइड्रेशन को भूल जाओ, लैटिस एनर्जी की बात करेंगे। जब लैटिस एनर्जी मेरी काम करेगी तब क्या होगा, लैटिस एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं या कोई कोई एल ई भी लिख सकता है लैटिस एनर्जी को, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर यू ही होगा। लैटिस एनर्जी जो होती है आप लोगों की बेसिकली यार, वो डिपेंड करती है, चार्जेस पे भी डिपेंड करती है और साइज पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, मतलब ऐसा होता है Q प्लस Q माइनस अपॉन में आपका रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन, ऐसे कर लीजिए आप लोग। ये C फॉर कटायन है, R फॉर अनायन है, और चार्जेस पर भी डिपेंड करती है। यहाँ पे चार्जेस का तो रोल रहेगा नहीं, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं रहेगा, बट आगे बात करते हैं एक बार। और सोल्यूबिलिटी इनवर्स रिलेशन है, अगर आप ये साबित कर पाएंगे कि लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो मैं क्या कहूंगा कि उस चीज में सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उस चीज में सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लैटिस एनर्जी होती क्या है। देखिए, लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है जो 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए चाहिए। आई रिपीट, लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है जो 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए चाहिए। मुझे एक बात बताओ, आपका कंपाउंड, आपके पास 2 कंपाउंड है, एक वीकर बॉन्ड है, एक में स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, आप मुझे बताओ ज्यादा लैटिस एनर्जी कहाँ चाहिए? Strong bond में. स्ट्रॉन्गर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में। यार क्लियर सी बात है ना, मैं लैटिस एनर्जी का टॉपिक तो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ ना एक बार। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक, मतलब वीडियो में था मेरे ख्याल लैटिस एनर्जी ना, काफी टाइम हो गया वो वाली बातें की, पर ठीक है, एक बार उसको रिव्यू करना। बट अभी की बात सुन लो, अभी की बात से भी आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जस्ट याद रखिए लैटिस एनर्जी क्या होती है। लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है जो 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए चाहिए। 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड की बात होगी। ठीक है, पहली बात, ये डेफिनेशन थोड़ी स्टैंडर्ड है कि 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड। अब आपका आयनिक कंपाउंड का अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, अगर बॉन्ड वीक है तो कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब एक बात और याद रखना, यहाँ पे साइज से सारी गेम चलेगी। और मान लीजिए ये मेरे पास 2 हैं, ये बड़े साइज का है और ये छोटे साइज का कंपाउंड है, कटायन और अनायन होगा, ये कटायन और अनायन होगा। ठीक है, आप मुझे बताइए कहाँ पे बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो ज्यादा होगी साइज के हिसाब से, बताइए, छोटे वाले में या बड़े वाले में? छोटे वाले। छोटे वाले में। size. देखो, रीजन बिहाइंड दिस इज, जिनका छोटा साइज होता है उनमें ओवरलैपिंग बेटर होती है और उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो लैटिस एनर्जी ऑब्वियसली 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 लैटिस एनर्जी कहाँ पे ज्यादा होगी, जहां पे साइज छोटा होगा, क्योंकि छोटे साइज में बेटर ओवरलैपिंग के साथ लैटिस एनर्जी भी ज्यादा, लैटिस एनर्जी भी ज्यादा। क्या आप इस छोटे से पॉइंट को समझ पाए? पहले ये बता दो, Yes, sir. जहां पे भी मैं लैटिस एनर्जी लगाऊंगा वहां पे ऐसे सोचना है कि छोटा छोटा अगर एक साथ है तो उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है है ना, और जहां पे बड़ा बड़ा है वहां पे लैटिस एनर्जी कम है। सिंपल, आपको इतना सोचना है। अब हम रिलेट करते हैं, ये हमने पढ़ा कि लैटिस एनर्जी क्या है, 1 मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लैटिस एनर्जी है, और बड़े कंपाउंड्स को तोड़ने के लिए कम चाहिए, छोटे कंपाउंड को तोड़ने के लिए ज्यादा चाहिए। तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है छोटे कंपाउंड्स के अंदर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इसके बाद एक एग्जांपल करते हैं। मैंने किया एग्जांपल LIF के बाद मैंने एग्जांपल किया NAF, फिर मैंने एग्जांपल किया
KF, फिर मैंने एग्जांपल किया RBF एंड देन मैंने एग्जांपल किया CSF। ठीक है भाई, अब आप मेरी बात सुनिए, हम यहाँ पे केवल हाइड्रेशन को भूल देंगे, है ना, नहीं लगाना है, लैटिस एनर्जी पढ़ रहे हैं। लैटिस एनर्जी क्या कहती है बताओ, ये LIF है, ठीक है, ये कटायन है या अनायन है, बताओ लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप क्या होने वाली है? Decrease. लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्या होने वाली है? Decrease. देखो, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। व्हाई? क्योंकि बड़ा होता जा रहा है, कटायन बड़ा होता जा रहा है, और बड़े को तोड़ना आसान है, तो लैटिस एनर्जी कम देनी पड़ेगी, तो लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। देयरफॉर, माय गॉड, देयरफॉर solubility increases down the group. Therefore solubility increases down the group. कैसे होगा सर? अभी यार एक बात बताओ ना, अगर आप एक कंपाउंड को, आयनिक कंपाउंड को तोड़ पा रहे, एक सेकंड बेटा, अगर आप एक आयनिक कंपाउंड को तोड़ पा रहे हो, अगर आप एक आयनिक कंपाउंड को क्या कर पा रहे हो बेटा जी, तोड़ पा रहे हो, तो आप मुझे बताओ उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी पानी में? पहली बात तो आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं पानी में, ठीक है। दूसरा, अगर वो जल्दी से आयंस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, आराम से आप उसको तोड़ पा रहे हो, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी यार, बोलो यार ये सर। Yes, sir. सभी लोगों को ये बात समझ में आती है? ठीक है, चलिए अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, मैं आपको ना दोबारा एक बार रिव्यू करवाता हूँ दोनों चीजों का। देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ा, मैंने पढ़ा हाइड्रेशन एनर्जी जितनी, अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होनी स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि हमने जो अपना टॉपिक किया है उसके हिसाब से एक बार देखिए, एक बार सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप एज हाइड्रेशन एनर्जी decreases down the group। ठीक है बेटा, अब ना आपको रियल कंफ्यूजन स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि आप लेफ्ट और राइट साइड पे देखना, एक बार लेफ्ट साइड पे देखो, हाइड्रेशन वाले बॉक्स में डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, Decrease. और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आप ये बात याद रख सकते हो कि हाइड्रेशन इंथैल्पी जब जब लगेगी तब तब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और जब जब लैटिस एनर्जी से हम लोग सॉल्व करेंगे तब तब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। बट द मेन पॉइंट इज कि सर ये तो बताओ कि कब हमको हाइड्रेशन एनर्जी चेक करनी है और कब हमको लैटिस चेक करनी है। बेटा क्या आपको पॉइंट समझ में आ रहा है, हम यहाँ पे कहाँ पे पहुंच गए हैं? Yes, sir. देखिए, Sir. कंपाउंड्स जो हैं दोनों साइड पे कंपाउंड्स मैंने एल्कली मेटल्स के लिए, यानी कि इस साइड भी लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीशियम लिया, उस साइड भी लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीशियम लिया है। क्या आपको ये बात समझ में आती है? बोलिए यार, बड़ी गजब की बात है। Yes, sir. अब आपको याद रखना है कि हाइड्रेशन एनर्जी हम तब लगाएंगे व्हेन साइज डिफरेंस between cation and anion is huge, when size difference between cation and anion is huge, यानी कि कटायन और अनायन का साइज में बहुत अंतर होगा। अनायन का साइज ऑब्वियसली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कटायन, बट एक्सेप्शनली अगर हाई होगा तो हम कौन सी इंथैल्पी लगाने वाले हैं? हाइड्रेशन इंथैल्पी लगाने वाले हैं। और अगर मैं आपको बोलूं कि मैं यहाँ पे कटायन का साइज थोड़ा ही बड़ा है अनायन से, तो हम कौन सी इंथैल्पी का यूज करने वाले हैं? हम लैटिस इंथैल्पी का यूज करने वाले हैं। क्या आप ये दो पॉइंट मेजर बातें याद रख लेंगे? बोलिए भाई। Yes, sir. भाई Yes, जब sir. देखिए, मैं मानता हूं कि अनायन बड़ा, अरे भाई ये तो गलत कर दिए, देखो ये ऐसे है बेटा जी,
एक बारी, ठीक है। देखिए, या थोड़ा सा इक्वल टू का साइन भी लगा देते हैं हल्का सा, है ना। देखिए जब अनायन जो है, देखिए अनायन वैसे बड़ा ही होता है कटायन से। जब अनायन का साइज बहुत ही नाम मात्र सा बड़ा होगा, जब अनायन का साइज, किसका साइज, अनायन का साइज नाम मात्र सा क्या होगा, बड़ा। एक काम करो इसमें ये नहीं करते हैं, सॉरी, इसको ऐसे कर लो, ठीक है। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई देखो, जब कटायन और अनायन के साइज में, देखिए कटायन मैंने अब यहाँ पे एलिमेंट को कंपेयर नहीं किया है, आप Li और F को कंपेयर नहीं करेंगे, आप यहाँ पे बात करेंगे कटायन की। कटायन होता है जिसपे प्लस चार्ज आ जाए और अनायन होता है जिसपे माइनस चार्ज आ जाए, है ना। मतलब आप ये कंफ्यूज मत होना कि मैं Li और F के साइज को कंपेयर नहीं कर रहा, या मैं पोटेशियम और F के साइज को कंपेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, मैं K प्लस और F माइनस के साइज को कंपेयर कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. ठीक है। तो प्लस चार्ज जिस पे होता है जनरली उसका साइज क्या होता है, छोटा होता है, और माइनस चार्ज जो होता है जनरली उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। अब हम साइज के कॉन्सेप्ट पे डीप डाउन नहीं करेंगे, मतलब बिल्कुल ही अंदर नहीं घुस जाएंगे कि यार देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है और वो क्या हो रहा है। हम यार बहुत ही एक अपना एक बड़ा ऊपर ऊपर से देखना है हम लोगों को चीजों को, ठीक है। तो मैं यार ऊपर ऊपर से यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे समझ में आती है कि ये एक एफ है, अकेला एलिमेंट है फ्लोरीन, और यहाँ पे अकेला एलिमेंट है लिथियम, ठीक है जी। तो सर यहाँ पे कटायन और अनायन के साइज में ज्यादा अंतर नहीं लग रहा है एज कंपेयर टू जब आप दूसरी साइड पे देखते हैं। सर ये है कटायन और ये है अनायन, और ये अनायन ना ClO4 माइनस है, मतलब इसका स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। दिस इज वे टू ह्यूज एज कंपेयर टू लिथियम प्लस, दिस इज वे टू लार्जर देन लिथियम प्लस। क्या आप ये कंपेयर कर पा रहे हो बाबा, बोलिए भाई। लिथियम प्लस और इसके साइज को अगर आप कंपेयर करोगे, दिस इज वे टू ह्यूज, और यहाँ पे लिथियम प्लस के सामने कौन है, F माइनस है। मतलब आप दोनों जगह फर्क कर पा रहे हैं LiF और LiClO4 माइनस में, कि यार साइज का डिफरेंस जब बहुत ज्यादा होगा तो हम कंपैरिजन किससे करेंगे, हाइड्रेशन से करेंगे, और जब साइज का डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं होगा तब हम कंपैरिजन किससे करेंगे, तब हम कंपैरिजन करेंगे लैटिस एनर्जी से। और सारा का सारा हमें डाउन द ग्रुप के हिसाब से देखना है। अब इसके बाद भी आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी कि किसमें हम हाइड्रेशन, किसमें हम लैटिस। बट दिमाग में एक बात रखनी है कि हमने ये सीखा है सर से कि जब साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन से आंसर जाएगा, और जब साइज का डिफरेंस ज्यादा नहीं होगा तो आंसर लैटिस से जाएगा। बस इतनी बात समझते हुए, सारे टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हुए, अब मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ जिसको पढ़ने के बाद मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने बात करी एल्कली और एल्केलाइन अर्थ की, पहले आपसे कर चुका हूँ बात, और मेरे को पता है अगर मैं एल्कली और एल्केलाइन अर्थ के साइज की बात करूंगा, एग्जांपल में सोडियम और मैग्नीशियम लेता हूं, तो बताओ साइज छोटा किसका होगा, बताओ साइज छोटा किसका है वैसे। सोडियम और मैग्नीशियम में साइज छोटा किसका है ये बता दो। सोडियम के बाद मैग्नीशियम आता है, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में। मैग्नीशियम का कम होगा। मैग्नीशियम का कम होगा, होगा कि नहीं कम होगा यार, बोलो ना यार, अरे बोलो भाई, Yes, होगा कि yes, नहीं sir. होगा? अरे लेफ्ट टू राइट जब भी जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो साइज बड़ा होगा किसका, सोडियम का। बट आपको एक बात बताऊं, Na प्लस का साइज और मैग्नीशियम प्लस 2 के साइज में बहुत ज्यादा अंतर होगा, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कटायंस हियर, राइट। तो Na पे +1 है और मैग्नीशियम पे +2 है, जिसपे जितना ज्यादा प्लस होता है ना वो उतना वैसे भी ज्यादा छोटा होता जाता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे तो साइज में काफी ज्यादा अंतर आने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कि जो कटायन बनेंगे एल्कली के, उनका साइज थोड़ा सा कंपैरेटिवली कुछ ज्यादा ही लार्जर होगा एज कंपेयर टू एल्कलाइन अर्थ। क्या आप इस बात को दिमाग में रख लेंगे, क्योंकि फिर इसके बिना Yes, बात नहीं sir. बनेगी, ठीक है ना। यह बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वी आर टॉकिंग अबाउट कटायंस हियर, राइट। तो हम एलिमेंट को नहीं, हम कटायन के हिसाब से चेक करने वाले हैं, ठीक है। चलिए मैं बात करता हूँ नाइट्रेट्स की, मैं बात किसकी करता हूँ, नाइट्रेट्स की, ठीक है। नाइट्रेट्स बोले तो NO3, ठीक है। नाइट्रेट्स बोले तो NO3, जैसे एग्जांपल लेते हैं एल्कली के LiNO3, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, NO3, 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 NO3। क्या आप ये बात को समझ पा रहे हैं,
Yes. समझ रहे हो? अब आपको ये चेक करना है कि डाउन द ग्रुप यहाँ पे कौन सा टॉपिक लगेगा, किससे आंसर जाएगा। एल्कली, अगर वो एल्कलाइन अर्थ होता तो किससे जाता, ठीक है, वहां पे NO3 होल ट्वाइस हो जाता। अगर मैं एल्कलाइन अर्थ की बात करता तो बेटा मांगे कार स्कूटर, BeNO3 नाइट्रेट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सॉरी बेरिलियम, बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। मैं यहाँ पे नाइट्रेट्स किससे चेक करने वाला हूँ। अब मैं आपको सारे एग्जांपल बना बना के नहीं दिखाऊंगा, ये आपको बना बना के खुद चेक करना है। बट मैं आपको फिर भी एक बात बता रहा हूँ कि जैसे नाइट्रेट है NO3 माइनस होता है, तो Be पे +2 होता है, इसलिए मैंने 2 NO3 लगाए ताकि इस पे -2 बने और ये बैलेंस आउट हो जाए। अब मुझे देखना है कि यहाँ पे डाउन द ग्रुप किससे चेक करना है अपने आंसर, और एल्कलाइन अर्थ में किससे चेक करना है, कौन कौन सा टॉपिक लगाना है, क्या दोनों में सेम टॉपिक लगेगा, क्या दोनों में अलग टॉपिक लगेगा। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एल्कली मेटल्स की। आपको क्या लगता है एल्कली मेटल के केस के अंदर यहाँ पे लिथियम और सोडियम, लिथियम और NO3 माइनस के साइज में ज्यादा अंतर है या नहीं है? आप बताइए। जैसे वैसे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से लुक्स आएंगे इसके NO3 माइनस के, और देखिए देखने में लगता है कि साइज में बहुत ज्यादा अंतर है, लग रहा है आपको देखने में? पहले ही बताओ यार। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अगर मैं पहली बार टॉपिक पढ़ रहा होता है तो मुझे तो लगता है कि यार यहाँ पे साइज में बहुत अंतर है, बहुत भयंकर सा अंतर है यार, NO3 एक N है, 3 O है भाई, क्या है ये सब। बट यार आपको अब यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि ये आपका जो एलिमेंट है ये वैसे भी आपका सेम पीरियड का एलिमेंट है, मतलब नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन भी छोटे ही होते हैं। तो नाइट्रेट देखने में लगते तो बड़े हैं बट ये एक्चुअल में है नहीं, पर एज कंपेयर टू एल्कली मेटल नहीं है ये बड़े, एज कंपेयर टू कौन से मेटल बड़े नहीं है, एल्कली। अब आप अपने दिमाग में रखिए कि एल्कली का तो साइज ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्कलाइन अर्थ से। मतलब मैं एक क्वेश्चन तो ये करूंगा कि एल्कली के डाउन द ग्रुप का ऑर्डर लगाऊंगा और दूसरा क्वेश्चन एल्कलाइन अर्थ के साथ कंपेयर कर दूंगा कि वहां पे क्या ऑर्डर लगेगा। मतलब मैं यहाँ पे कुल मिला के 3 क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ हर एक पॉइंट में। सबसे पहले नाइट्रेट्स उठाए, डाउन द ग्रुप नाइट्रेट्स। अगर मैं केवल एल्कली मेटल की बात करूंगा तो मुझे याद रखना है नाइट्रेट्स और लिथियम में ज्यादा साइज का डिफरेंस नहीं है। अब सर अगर ज्यादा साइज का डिफरेंस नहीं है तो टॉपिक कौन सा लगेगा, लैटिस एनर्जी का। और अकॉर्डिंग टू लैटिस एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लैटिस एनर्जी अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो मेरी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस होगा डाउन द ग्रुप। ये बात मैं आपको लैटिस में पढ़ा चुका हूँ तो यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कौन से टॉपिक से आपको आंसर चेक करना है। नाइट्रेट्स के केस में लैटिस एनर्जी लगेगी, लैटिस एनर्जी के केस में डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है, ऐसा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कि नाइट्रेट्स के केस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस होगी इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स डाउन द ग्रुप। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एल्कलाइन अर्थ there is a lot of difference between the size of cation। अगर मैं बात करूंगा एल्केलाइन अर्थ के कटायन के बारे में तो उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है एज कंपेयर टू नाइट्रेट। नाइट्रेट का साइज तो उतना ही रहना है, इसका मतलब साइज में बहुत ज्यादा फर्क आ गया, और बहुत ज्यादा फर्क आ गया तो टॉपिक कौन सा लगाऊंगा, हाइड्रेशन एनर्जी का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलिए सब लोग यार। Yes, sir. और हाइड्रेशन एनर्जी को लगाऊंगा तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, क्योंकि हाइड्रेशन में कटायन का जितना छोटा साइज होता है उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी और उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी आती है। चलिए दूसरी बात करेंगे कार्बोनेट्स की। ये हो गया पहला पॉइंट नाइट्रेट्स का। दूसरी बात करेंगे कार्बोनेट्स की। अब ये कार्बोनेट्स एक बार बना के देख लेना इन सबके, राइट। तो कार्बोनेट्स की बात करूंगा तो अगेन आपको ध्यान रखना है कार्बोनेट मतलब कार्बन है, ऑक्सीजन है, CO3 टाइप, ठीक है। तो कार्बन ऑक्सीजन भी यार सेम ही पीरियड के एलिमेंट है, एल्कली से ज्यादा साइज में डिफरेंस नहीं है, तो टॉपिक लगाएंगे लैटिस का। बट अगेन कार्बोनेट्स की बात करूंगा CO3 लगेगा। तो CO3 में अगर मैं एल्केलाइन अर्थ में कंपेयर करूंगा तो एल्केलाइन अर्थ का साइज वे टू स्मॉल एज कंपेयर टू एल्कली, तो यहाँ पे साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाने की वजह से टॉपिक चलेगा हाइड्रेशन इंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से, ठीक है। नाउ मैं तीसरा पॉइंट इज सल्फेट्स। अगर आपसे पूछा जाए सल्फेट्स क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ सल्फेट्स डाउन द ग्रुप क्या होगा, तो उसका आंसर आप लोग यहाँ पे अगेन लैटिस एनर्जी के हिसाब से दोगे और वहां पे आप लोग आंसर हाइड्रेशन एनर्जी के हिसाब से दोगे।
और यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोक्साइड्स की बात करूंगा तो हाइड्रोक्साइड एक बार मैं आपको बना के अब लास्ट है इसलिए बताना चाहता हूँ। LiOH, हाइड्रोक्साइड मीन्स OH लगना, NaOH, KOH, RbOH and CSOH, right? Then we have here is मेरे पास जो है वो यहाँ पे BeOH होल ट्वाइस बनेगा, MgOH होल ट्वाइस बनेगा, देन वी हैव कैल्शियम OH होल ट्वाइस बनेगा। भाई आप समझ पा रहे हो किसी टॉपिक को? मेरी बात सुनना बड़े प्यार से। देखो OH है छोटा, Li पे प्लस और OH पे माइनस। अब तक आ रहा था नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट, समझ रहे हो? नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट की कैटेगरी एक जैसी है, इनमें काफी एलिमेंट्स हैं, बट हाइड्रोक्साइड में एक O और एक बच्चा सा H, तो इनमें साइज का वैसे भी डिफरेंस नहीं है। अगर साइज का वैसे भी डिफरेंस नहीं है तो टॉपिक किससे कंसीडर होता है? लैटिस एनर्जी से। और बोलो यार, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Not much difference between the size of cation and anion. cation and anion के साइज में यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है हाइड्रोक्साइड के केस में। OH बहुत छोटा है, OH बहुत छोटा है यार, कुछ ज्यादा ही छोटा है OH। तो लैटिस एनर्जी के हिसाब से अब याद ये रखना है कि एल्केलाइन अर्थ में भी इसका आंसर लैटिस एनर्जी से चेक होगा, क्योंकि क्योंकि OH का खुद का साइज इतना छोटा था कि अगर वो Be के साइज के हिसाब से देखा जाए तब भी वो छोटा है, तब भी साइज वहां कंपेरेबल है, और कंपेरेबल साइज के अंदर आंसर चेक करते हैं लैटिस एनर्जी से, और लैटिस एनर्जी का ऑर्डर आता है डाउन द ग्रुप सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस। 1 मिनट देना मुझे, जरा होल्ड करना, नोट करो। अभी जनता, क्या आप समझ पा रहे हैं? वापस आ गया मैं। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? यहाँ पे बहुत ही Yes, sir. Yeah. और देखिए पता है क्या होता ही है कि हमें टॉपिक का बहुत ज्यादा अंदाजा होता नहीं है और हम चीजों को याद नहीं कर पाते। अब क्या है कि आपने थोड़ा सा एक मेरे से ओवरव्यू अच्छे से ले लिया है। वी नो अबाउट व्हाट इज लैटिस एनर्जी, वी नो अबाउट व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी। लोग इसको रटते हैं और तरीके से रटते हैं, मैं भी आपको रटवा देता, बट कई बार सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन चकमा ना दे जाए। ये सिर्फ हमने अभी आयनिक कंपाउंड्स की बात करी, आप ये बात को मत भूलिएगा। सॉल्युबिलिटी और भी होती है, ठीक है, पर मैंने अभी आपको आयनिक कंपाउंड्स के हिसाब से करवाई है बिकॉज वी आर डूइंग ओनली एस ब्लॉक हियर, राइट? तो यार अब ये जो क्वेश्चन बनते हैं ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे जो मैंने इन शॉर्ट लिख दिए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कि एनसीईआरटी के कौन से क्वेश्चन हैं, और मैं आपको बता देता हूँ 10.15 क्वेश्चन है ये बैक एक्सरसाइज का, तो मैं निकालना चाहूंगा 10.15 क्वेश्चन बैक एक्सरसाइज का। ठीक है, देखिए सभी लोग, क्या इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हैं? ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से सॉल्व होता है क्लियरली। देखिए
सुनिए मेरी बात, थर्मल स्टेबिलिटी का टॉपिक तो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया और मुझे नहीं लगता शायद आज हम कर भी पाएंगे उसको, ठीक है, बट फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों ने जो है उस सॉल्युबिलिटी का टॉपिक थोड़ा कर लिया है ठीक से। अब आप ये देखिए कि भाई यहाँ पर जो है वो कंपेयर किसकी सॉल्युबिलिटी करनी है हमें, एक तरीके से नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स की, ठीक है, किसके किसके साथ में, एक तो एल्कलाइन अर्थ और एक एल्कली के अंदर। क्या हम ये सारी कहानी कर चुके हैं? मतलब आप Yes, केवल और sir. केवल जब जब इसका आप डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, आप प्रदीप रेफर करना, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना, तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिलेगा कि एल्कलाइन अर्थ मेटल और जो नाइट्रेट्स अगर आप चेक करोगे तो आपको लिखना किस तरीके से, ये आपको किताब के अंदर देख के पता लगेगा। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि इन केस ऑफ एल्कली मेटल्स we will check the solubility with respect to lattice energy. Here lattice energy factor dominates, या ऐसे लिख लेना, to check the solubility of nitrates top to down. In case of alkali metals we will check lattice energy, and according to lattice energy down the group solubility increases, due to lattice energy decreases. क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? थोड़ा सा देख लो भाई, एल्कली मेटल के Yes, sir. नाइट्रेट्स की सॉल्युबिलिटी लैटिस एनर्जी से चेक करनी है, और डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी की वजह से, ये आपने पीछे सीखा था, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका इस तरीके से लग जाएगा। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है हमारे पास जिसका हम आंसर दे सकते हैं, और इनमें से आएगा जरूर, ये बात याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन में से आएगा जरूर। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 10.29, मैं आपको बता दूं 10.29 बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और ये जो है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब देखना यार, ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए आप यार किस तरीके से करेंगे हम लोग, है ना, ये ऑब्जर्व करने वाली बात है कि इसका आंसर करेंगे कैसे। देखिए वो कहता है कि BeO, बेरिलियम ऑक्साइड is almost insoluble but BeSO4 is soluble in water. Now what is Be? Be कौन है? सबसे पहले तो ये ग्रुप 2 का बंदा है, एल्कलाइन अर्थ है Be, ठीक है, और Be के साथ SO4 लगा दिया, राइट। अब आप है ना इसको कंपेयर, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप इसको इसके ग्रुप मेंबर के साथ कंपेयर करना है, यानी कि मैं Be को कंपेयर करना चाह रहा हूँ बेटा होंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा जी, कैसे कैसे Yes, कर रहा sir. हूँ मैं, ठीक है, मैं एक एक स्टेप बार बार बोल रहा हूँ, मैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम को याद रखने का तरीका भी साथ साथ आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हर एक बात पे आप गौर करना, राइट। अब BeSO4 की अगर मैं बात करूंगा तो BeSO4 को मैं कंपेयर करूंगा अगर बाकी सबसे, तो BeSO4 क्या चीज है? ये सल्फेट है, जैसे ये था ना आपका सल्फेट्स, तो सल्फेट ही तो है ये, BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, SO4 पे 2- चार्ज होता है, तभी एक SO4 लगा हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तो यार अब यहाँ पे ये बात है कि BeSO4 तो सॉल्युबल है। क्यों है सर ये BeSO4 सॉल्युबल? क्योंकि हमको पता है कि सल्फेट का आंसर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हमको चेक करना है वाया हाइड्रेशन एंथैल्पी, और हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होती है? जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे छोटा है, इसीलिए आप पता है यहाँ पे क्या लिखोगे, हियर हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट्स ओवर लैटिस एनर्जी, here hydration energy dominates over lattice energy and due to, या फिर ये भी मत लिखना, आपको मन में पता है आपने हाइड्रेशन एनर्जी से जवाब देना, आप कहना the hydration energy in case of BeSO4 is very high due to which BeSO4 is soluble in water। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? the Yes, sir. हाइड्रेशन एनर्जी, देखो दो एनर्जीज हैं सॉल्युबिलिटी में, मैंने आपको पढ़ाई है, एक बार किससे आंसर देना है, एक बार किससे आंसर देना है, ये आपको अब चेक करना पड़ेगा। और ये किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये बात कर रहा हूं मैं आयनिक कंपाउंड्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। तो द हाइड्रेशन एनर्जी
in case of BeSO4 for Be+2 is very high, due to which this is soluble in water. मतलब आप अगर ये आंसर लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं, वो BeO जो है वो इनसॉल्युबल है। BeO जो है वो इनसॉल्युबल है क्योंकि BeO की लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है। माय गॉड, पता नहीं आप समझे कि नहीं समझे। लैटिस एनर्जी ऑफ, देखो BeO का साइज कंपेरेबल है, ये एक ही O है और ये एक ही इकलौता Be है। BeO का साइज कंपेरेबल है, जब साइज कंपेरेबल है तो कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं, लैटिस एनर्जी। तो लैटिस, आपको पता है अब लिखना क्या है, आपको लिखना है लैटिस एनर्जी ऑफ BeO इज वेरी हाई। अब लैटिस एनर्जी अगर हाई है तो आप यार खुद ही बताओ, इसको तोड़ना मुश्किल है। अगर ये टूटेगा नहीं फिर ये कहां से सॉल्युबल होगा, ड्यू टू विच दिस इज ऑलमोस्ट insoluble। क्या आप इस टॉपिक को समझ पाए हैं? क्या आप इस टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन को कर लेंगे? दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक जो आपको इस चैप्टर में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड है सारे के सारे। ये सॉल्युबिलिटी का टॉपिक थोड़ा सा चकमा दे जाता है क्योंकि इसमें 6-7 बातें एक साथ याद रखनी पड़ती हैं यहाँ, ठीक है। चलिए 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 चलिए, अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। BaO इज सॉल्युबल, कमाल की बात है। BaO पहले आपको पहचानना पड़ेगा Ba आता किधर है। आपको पता लगा जी Ba तो सेकंड ग्रुप का बंदा है और लास्ट में आता है। BaO is soluble but BaSO4 is insoluble in water। Oh my god, देख रहे हो क्वेश्चन, मतलब एक ही ग्रुप में दोनों लोग अलग अलग शो कर रहे हैं चीजें। आंसर बिल्कुल उल्टा कर देना है। आप कहेंगे BaO की लैटिस एनर्जी कम है जी। Oh my god, आप क्या कहेंगे? अब आप क्या कहेंगे? आपके बोलने का तरीका क्या होगा? बेटा खुद लिख लोगे। BaO सर साइज में ना एक ही ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है और एक ही Ba है, तो लैटिस एनर्जी से आंसर देते हैं। सर अगर BaO है ना तो डाउन द ग्रुप में ये सबसे लास्ट में आता है और जो लास्ट में आता है उसकी लैटिस एनर्जी कम होती है और जिसकी लैटिस एनर्जी कम होती है वो आराम से टूट जाता है और वो सॉल्युबल ज्यादा होता है। तो BaO ड्यू टू इट्स लैटिस एनर्जी दिस इज मोर सॉल्युबल। एंड अगेन इन BaSO4 आप कहेंगे इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा कम है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा कम है जिस वजह से ये सॉल्युबल नहीं हो पाता है। कमाल की बात थी, क्या आपको समझ में आई? Yes, sir. अरे लास्ट वाले Ba की तो हाइड्रेशन एनर्जी कम ही होगी ना क्योंकि लास्ट वाला कटायन है भाई। ओ माय गॉड, अब आ जाइए और खतरनाक बात, इसके बाद एक और खतरनाक बात है अपने पास करने के लिए, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। LiI is more soluble than Ki in ethanol। मैं किसकी सॉल्युबिलिटी चेक कर रहा हूँ? मैं सॉल्युबिलिटी चेक कर रहा हूँ LiI एंड Ki की इन इथेनॉल। बेटा इथेनॉल क्या बोला है? एक ऑर्गेनिक सोलवेंट है। अब ये ऑर्गेनिक सोलवेंट जो होते हैं वो कोवेलेंट की कैटेगरी में आते हैं। किसकी कैटेगरी में आते हैं? कोवेलेंट। और कोवेलेंट को मैंने क्या बोला था? नॉन पोलर। और सॉल्युबिलिटी का जनरल फिनोमेना क्या है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या आपको ये बात समझ में आती है? बोलिए। Yes, sir. और ये वाले कैसे कंपाउंड्स हैं? आयोनिक, एक तरीके से थोड़े से ब्रॉडली मोटा मोटा बोलूं तो। बट होता क्या है कि हम ये चेक करते हैं कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, राइट। तो मैं अगर चेक करूं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले मुझे ये पता है मैं एक कोवेलेंट सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ। कोवेलेंट सॉल्वेंट मतलब नॉन पोलर। अब मेरे को ये पता है, मुझे ये पता है कि मैं यार कोवेलेंट, मतलब आप ये सोचना, कोवेलेंट तो वर्ड अभी यहाँ से हटाओ, आप ये सोचना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कैसे होते हैं? नॉन पोलर। कैसे होते हैं? नॉन पोलर। और इसमें डिसॉल्व कौन होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स। ऐसे सोचो आप। दोबारा से बता देता हूँ एक बार। इथेनॉल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट नॉन पोलर होते हैं, इसमें चार्ज वार्ज ज्यादा नहीं रहते
और इसमें सॉल्युबल कौन होते हैं ज्यादा, कोवेलेंट कंपाउंड्स, राइट। अगर मैं आयनिक को नॉन पोलर में डिसॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो बात नहीं बनेगी। आयनिक को पहले वाटर में किया था, अब से पहले जो भी टॉपिक चल रहा था वो वाटर में चल रहा था, पानी में चल रहा था। पानी एक पोलर सॉल्वेंट है, तो सारी कहानी वो वहां पे पोलर सॉल्वेंट की थी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जिसको आप इथेनॉल कहते हो, जिसको आपने CH3 CH2OH ऐसे कभी देखा होगा। क्या आप ये बात सुन रहे हो मेरी? पहले ये बताओ भाई, इतनी सी बात। Yes, sir. इसके बाद ही ये टॉपिक हो पाएगा। इसके बाद आपको एक टॉपिक आना चाहिए इसके अंदर, फजान रूल। मैं अभी नहीं करवाऊंगा क्योंकि मैंने पहले वीडियो में करवा रखा है, तो आप उसको देखिए। फजान रूल क्या कहता है? फजान रूल बताता है कि कोवेलेंट कंपाउंड कौन सा ज्यादा है और कौन सा कम है। तो इसके लिए अगर मुझे पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखिए, यहाँ पे Li I है और यहाँ पे Ki है, यानी कि I तो दोनों साइड है, I पे -1 I पे -1, बट इधर अलग है, Li पे +1 और K पे +1। अब लिथियम के नीचे सोडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है, यानी कि लिथियम के नीचे ही आएगा कहीं ना कहीं पोटेशियम, तो Li पे प्लस और K+। इसमें जो छोटा कटायन है, जो छोटा कटायन है कौन सा है? वो Li+। इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने की वजह से ये कोवेलेंट ज्यादा होगा। ऐसा मैंने फजान रूल में आपको समझाया था। अगर ये कोवेलेंट ज्यादा है, इसका मतलब डिसॉल्व भी कौन ज्यादा होगा? Li। देखिए मोटी मोटा देखूं तो ये वैसे दोनों के दोनों आयनिक है, बट इसमें से अगर मैं बात करूं ज्यादा आयनिक कौन सा है, ये वाला ज्यादा आयनिक है, मोर आयोनिक। मोर आयोनिक मींस लेस सोल्यूबल इन नॉन पोलर, बट अगर पानी में चेक किया जाता तो फिर यही ज्यादा सॉल्युबल होता। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं कि कैसे उसने क्वेश्चन को घुमा दिया बाय चेंजिंग द सॉल्वेंट? पहले वो पानी की बात कर रहा था, पहले हम पानी की बात करते हैं, वो आयनिक वो पोलर सॉल्वेंट है, वो अलग चीज है पूरी की पूरी। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट दे दिया। नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस में आप फजान रूल से आंसर चेक कर सकते हैं। फजान रूल मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। जो ज्यादा कोवेलेंट होगा, कैसे देखना है जो ज्यादा कोवेलेंट होगा, ये आप पुरानी वीडियो में जाकर के चेकआउट करेंगे, ठीक है। तो यार मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन का आंसर कि Li अकॉर्डिंग टू फजान, आंसर में पता क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू फजान रूल Li इज मोर कोवेलेंट, देयरफॉर इट इज मोर सॉल्युबल इन इथेनॉल। ये आपका आंसर रहेगा। तो देखिए कैसे सॉल्युबिलिटी का टॉपिक आपका एक डिफिकल्ट टॉपिक था, क्योंकि देखिए इस टॉपिक को कराने में पूरा 1 घंटा लग गया। और आई जस्ट होप आपको कुछ बातें पहले से पता थी, इसके बाद आपको ये सारी कहानी बहुत अच्छे से पता लगेगी। अभी भी आप इसको भूल जाएंगे तो आपको पेपर में इसके नोट्स एक बार दोबारा से चेकआउट करने पड़ेंगे, और आप अपने आंसर ज्यादा डेविएट नहीं कर सकते हैं। आप पहले समझिए टॉपिक को क्या है, फिर अपना आंसर खुद से बनाइए और फिर बुक में मैच कीजिए। फिर आप उसमें एक करेक्शन करिए जो आपको लगता है कि मेरे को कैसे करना चाहिए, या आप मुझसे पूछिए कि बुक में ऐसे है और मैंने ऐसे लिखा है, क्या ये ठीक है? देन इट विल दिस टॉपिक, इससे आपका गलत नहीं होगा। और ये टॉपिक एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक की तरफ जाता है, तो इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा हैं। ऑब्वियसली क्वेश्चन सिर्फ 1 ही नंबर का आएगा, या मैक्सिमम 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि इसमें ऑर्डर अरेंज करने को आता है। पर आपके होपफुली 1-2 नंबर वहां पे गलत नहीं होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir.